आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नेम है बॉन्ड ऑर्डर। एक ऐसा टॉपिक जो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करता है कि मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो कैसे, इसका मैथमेटिकल प्रूफ देता है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस करता है। बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू के आधार पर आप जज कर सकते हैं कि बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच कैसा बना है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आखिर क्या है बॉन्ड ऑर्डर, जरा इसको ध्यान से समझा जाए। सबसे पहला डिफिनेशन है इसका, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में, जैसे एक मॉलिक्यूल है H2, इसमें दो एटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड की जितनी संख्या होती है उसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड 1 है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। यहां कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 2, यानी डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। अब उसके बाद यहां देखेंगे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर यहां पर 3 आना है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से ये मॉलिक्यूल में एटम बंधा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वास्तव में ये कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या को इंडिकेट करता है बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट डिफिनेशन है, इसी को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के अंतर के आधे को आप कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर के रूप में। और बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट किया जाता है यहाँ Nb माइनस Na/2 फॉर्मूले की सहायता से, जिसमें Nb टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और Na टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिखाया जा रहा है। जैसे सपोज दैट N2 का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, जो आप लेक्चर 1 में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो N2 का सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। यहाँ पर अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कहां से काउंट करेंगे, ये देखिए यहां से काउंट करेंगे तो 2 ये, 2 यहां से और 6 यहां से काउंट होगा। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा है कितना, 2 यहां से और 2 यहां से 4। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हैं 10 - 4/2 यानी 3। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब आइए बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कहीं 1 आ रहा है तो आप समझ जाइए कि मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डबल 2 आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, तो वहां मॉलिक्यूल में दो एटम डबल बॉन्ड से यूनाइट है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 3 आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वहां दो एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 0 आ रहा है, जैसे कि H2 के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू निकालेंगे सिग्मा 1s2, यानी बॉन्ड ऑर्डर आप निकालने चलेंगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर Nb का वैल्यू कितना है, 2 है और Na का वैल्यू है 0। तो यहां 2 - 0/2, तो यहां पर देख सकते हैं 2/2 1। तो बॉन्ड ऑर्डर का मान यहां पर 1 आ रहा है। इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल में H और H के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू जैसे हीलियम 2 के लिए अगर बात करें तो हीलियम 2 के लिए देखिए सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो यहां Nb का वैल्यू भी 2 है और Na का वैल्यू भी 2 है। तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाएंगे तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2/2, तो 0/2 मतलब 0 आना इस बात का प्रूफ है कि हीलियम 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर के वैल्यू की सहायता से आप बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू निगेटिव कहीं आता है तो वहां पर हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इफ द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव देन मॉलिक्यूल इज स्टेबल। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर का मान होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। जैसे अब अगर पूछे आपसे कि H2O2 और N2 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 1। तो ऐसा कैसे संभव है कि बॉन्ड ऑर्डर का मान जिसका अधिक होता है उसकी स्टेबिलिटी, तो आप समझ सकते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है मतलब दो एटम जो है सिंगल बॉन्ड से यूनाइट है। अगर 2 आ रहा है तो डबल बॉन्ड दो जगह से यूनाइट है, यानी अगर 1 बॉन्ड ऑर्डर है तो ये एटम
सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अगर बॉन्ड नंबर 2 आ रहा है मतलब ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अगर बॉन्ड नंबर 3 आ रहा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अगर दो एटम को एक जगह से बांध कर रखा जाएगा और फिर दो जगह से बांध कर रखा जाएगा, फिर तीन जगह से, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां देखी जाएगी, सबसे ज्यादा मजबूती से कहां बंधा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड में। यही कारण है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा N2, उससे कम O2 और सबसे कम H2। लास्ट कॉन्सेप्ट जो बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है, यहां जरा ध्यान दिया जाए। यहां पर ओवरलैपिंग, केवल एक ओवरलैपिंग हो रहा है, लीनियर ओवरलैपिंग। यहां पर एक लीनियर एक लैटरल, यहां एक लीनियर दो लैटरल। जितना ज्यादा मैक्सिमम ओवरलैपिंग होता है, दो एटम उतना करीब आते हैं एक दूसरे के, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है, और डिस्टेंस जब कम होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है। यानी दो एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहा करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में। जब दो एटम कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड है तो दोनों एटम के न्यूक्लियर के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर इस तीनों के बॉन्ड लेंथ का बात किया जाए तो सबसे जो ज्यादा लेंथ होगा बॉन्ड लेंथ का वो सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का उससे कम, और ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम। कारण है कि मैक्सिमम ओवरलैपिंग ट्रिपल बॉन्ड में देखा जाएगा और मिनिमम ओवरलैपिंग सिंगल बॉन्ड में। तो दो एटम ज्यादा दूरी पर सिंगल बॉन्ड जब बनाएंगे तब दूरी पर रहेंगे। इसका मतलब है कि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड का ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड का उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड का। जबकि बॉन्ड ऑर्डर अपोजिट है, इसी का अधिक है, इसका उससे कम है और इसका सबसे कम। तो हमने लिखवा दिया कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जब बॉन्ड लेंथ अधिक तो बॉन्ड ऑर्डर कम, जब बॉन्ड ऑर्डर अधिक तो बॉन्ड लेंथ कम। तो ये था आपका बॉन्ड ऑर्डर का क्लास। अब जो चीज हम समझाने जा रहे हैं ध्यान से समझेंगे, क्योंकि पूरा डिटेल स्टडी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का स्टार्ट हो चुका है। ध्यान दिया जाए। एमो डायग्राम ऑफ होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल। हम यहां पर दो सिमिलर एटम रखने वाले मॉलिक्यूल के होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एक बार ध्यान दिया जाए फिर से। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए यहां एमो डायग्राम का डिस्कस करने जा रहे हैं, साथ ही साथ उसके स्टेबिलिटी का, साथ ही साथ उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो शुरू हो रहा है H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल का एमो डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। क्या आप देखते ही समझ पा रहे हैं कि H2 मॉलिक्यूल एक होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। होमो डायटोमिक का मतलब क्या हुआ, दोनों मतलब एक मॉलिक्यूल में जो दोनों एटम होंगे सेम होंगे। तो यहां पर H2 मॉलिक्यूल का हमको डायग्राम, एमो डायग्राम देखना है। तो H2 मॉलिक्यूल बना है हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन और H2 का कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2। तो जल्दी से इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए आप सभी को बताना है Na इक्वल 0, और यहां बॉन्ड ऑर्डर इक्वल 2 माइनस 0/2, 2/2 हो गया 1। ध्यान दिया जाए। अब हम यहां पर इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये डायग्राम बनाने से पहले आप लोगों को बताया जा चुका है, लेक्चर 2 में पूरा अच्छा से समझाया जा चुका है कि दोनों साइड, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ एटम लेते हैं। एटम यानी कि एक हाइड्रोजन, इस एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और यहाँ 1s1 ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, और इन एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से बनता है
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बार एडिशन से और एक बार सब्सट्रैक्शन से। तो एडिशन से बना सिग्मा 1s और सब्सट्रैक्शन से बना एंटी बॉन्डिंग 1s। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। दोनों तरफ एटम के ऑर्बिटल है और बीच में मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल तैयार हुआ है जो H2 का है। तो ये था एमओ डायग्राम। अब जरा समझिए इसके स्टेबिलिटी और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में ध्यान दीजिए। जहां तक स्टेबिलिटी का सवाल है, आपको हम अभी तुरंत बतला है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर का मान पॉजिटिव होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा। तो सिंस द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव देन H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल मॉलिक्यूल। समझना, आज के क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है मैग्नेटिक बिहेवियर, जो हम सारा डिटेल आपके सामने एकदम अच्छे से एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस धरती पर 2 तरह के सब्सटेंस है मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर, यानी मैग्नेटिक नेचर के आधार पर सब्सटेंस 2 प्रकार के, ऐसे तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन अभी आप 11th क्लास में इसलिए 2 ही प्रकार का जानिए। एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। द सब्सटेंस व्हिच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक। वो सब्सटेंस जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जो मैग्नेट से रिपेल्ड होता है, जो अट्रैक्ट नहीं होता है, उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं। तो हम कैसे जानेंगे, आप कैसे जानेंगे? हम लोग का पढ़ने पढ़ाने अध्ययन का जो स्टडी का सिस्टम है ये फुल थ्योरेटिकल है, और हमारे पास ना मैग्नेट है, ना आपके पास मैग्नेट है, और ना ही वो सब्सटेंस है। तो हम कैसे किसी एटम को, मॉलिक्यूल को, आयन को बता पाएंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, ये रिपेल्ड होगा? तो एक ट्रिक है जिससे आप बता सकते हैं, आज के बाद देखते ही बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। हेलो, हाँ सर, नहीं अभी खाली नहीं है, 3 बजे। तो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक 2 तरह का सब्सटेंस है। हमने क्या बताया कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा आउटर ऑर्बिट में तो वो डायमैग्नेटिक होगा। तो सवाल उठता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कैसे डिसाइड हो जाता है? तो आइए एकदम 0 लेवल से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर का। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, और मैग्नेट अगर आप लेते हैं तो मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहां पर हम किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं कि अगर किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो आपको अच्छे से पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। अगर हम इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पर बात करें तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज रोटेशन करता है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है, एकदम वैसे ही जैसे मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पर जब रिवॉल्व करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जन्म देता है। ये वहां पर इलेक्ट्रॉन एक मिनी मैग्नेट का काम करता है, एक सूक्ष्म चुंबक का काम करने लगता है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है तो एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देता है। तो होता क्या है कि जब कभी किसी एटम के ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल करने वाला कोई नहीं होता है, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाने लगता है, यानी कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न करता है। और अब यहां पर ये सब्सटेंस जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होगा, आउटर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो जो सब्सटेंस, जो एटम, जो मॉलिक्यूल, जो भी आयंस आउटर ऑर्बिट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, और जहां कंप्लीटली फुल ऑर्बिटल दिखाई देगा वो डायमैग्नेटिक होगा। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं H2 से। H2 का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करना है, कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा जोड़ा लगा हुआ है, डायमैग्नेटिक होगा। आप H2, हीलियम 2, Li2 सब फुल है, केवल B2 के पास जाइए तो लास्ट में मिलेगा π2px1 π2py1, तो वो पैरामैग्नेटिक है। उसके बाद आप O2 के पास जाएंगे तो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1, तो पूरा होमोडायटोमिक में 1 to 10 तक स्टडी करेंगे
तो आपको दो केवल मॉलिक्यूल मिलेगा, एक B2 और एक O2, जहां पर लास्ट में पाई 2px1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। तो ये दोनों के पास अनपेयर्ड मिलेगा, बाकी सभी ऑर्बिटल में जोड़ा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आप दो को कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक, बाकी सबको क्या कहना होगा, डायमैग्नेटिक। तो ये था आपका आज का क्लास।